हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोग को द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें जो चैप्टर है हमारा दो चैप्टर जिसमें मैंने एस.सी. दुबे और जी.एस. घुरे का वीडियो मैंने आप लोग को दे दिया है। और इसके बाद मैं आज यूनिट थर्ड जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव्स है उनमें जो एम.एन. श्रीनिवास है उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो एम.एन. श्रीनिवास का भारतीय संदर्भ में क्या योगदान है, इनकी आलोचनाएं क्या है, मतलब इनकी आलोचनाएं क्या क्या हुई थी, इनके जीवन परिचय क्या थे, इनकी रचनाएं क्या हैं, इन्होंने किस किस परिप्रेक्ष्य के विषय में बातचीत किया बताया था, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो और जैसा कि हमारा क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव में, हमेशा से बोल रही हूँ इस बात को। तो मैंने जैसे एस.सी. दुबे पर मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दिया है कुछ, वैसे ही मैंने एम.एन. श्रीनिवास पर भी बनाया है जो मैं अभी नीचे आप लोग को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं, क्या है इनका जीवन। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य है, जिनका जन्म 16 नवंबर 1916 ईस्वी को मैसूर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 30 नवंबर 1999 बंगलोर में इनकी मृत्यु भी हो गई। वे स्वयं एक ब्राह्मण थे जिनकी दीक्षा ब्राह्मण परंपरा और ब्राह्मणत्व के प्रशिक्षण में हुई थी। श्रीनिवास ने बृहद स्तर के समाजशास्त्रीय सामान्यीकरणों को मानव शास्त्रीय लघु सूक्ष्मदर्शिता पर प्रयोग करके देखा था। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने एमए, एलएलबी और पीएचडी बम्बई विश्वविद्यालय से तथा डीफिल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से किया था। वे महाराज सायाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी वे प्रोफेसर रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज समाजशास्त्र इकाई के वे सीनियर फेलो थे। उसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति पर प्राप्त प्रोफेसर श्रीनिवास बम्बई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.एस. घुरे के विद्यार्थी थे। जी.एस. घुरे जो है उनके ये विद्यार्थी थे एम.एन. श्रीनिवास। वे श्रेष्ठता के आधार पर संस्था निर्माता, रचनात्मकता और शोधकर्ता तथा गंभीर शिक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा में समाजशास्त्र विभाग को विकसित करने में अपना योगदान दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में काम करने के स्थान पर उन्होंने बड़ौदा में काम करना उचित समझा। 1951 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को छोड़ने के बाद उन्होंने बंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में काम करना प्रारंभ किया। उनको प्रोफेसर रहना शुरू से ही पसंद था और वो जीवन भर प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किए और प्रभावशाली और प्रतिष्ठित सरकारी नौकर बनने की उनकी इच्छा नहीं थी। फिर उनका सैद्धांतिक पद्धति शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने बृहद समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरणों के विषय में बताया। इन्होंने कहा कि श्रीनिवास ने इस देश के लोगों को पाश्चात्य पुस्तकों या पवित्र संस्कृत ग्रंथों से नहीं अपितु प्रत्यक्ष अवलोकन, विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन तथा क्षेत्र अनुभव से समझना चाहते थे। इन्होंने एक कुर्ग नामक क्षेत्र पर कार्य किया था जो रामपुरा के संदर्भ में भी इन्होंने बातचीत की थी। फिर श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययनों पर इन्होंने अपने मतलब संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को भी उभारा। साथ ही ग्रामीण परिवेश में जाति की गतिशीलता का वर्णन भी इन्होंने किया था। इन्होंने अपनी बातों को समझाने के लिए इन्होंने दो आधारों को स्वीकार किया, जिसमें पहला था पुस्तक दृष्टि और दूसरा था क्षेत्र दृष्टि। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं इनका जो सामाजिक परिवर्तन हुआ इनका, उसके विषय में हम यहाँ पे देखते हैं। तो श्रीनिवास ने बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं श्रीनिवास की, जिसमें इन्होंने इनकी 6 जो रचनाएं हैं उसके विषय में 5 रचनाएं हैं इनकी, जिनके विषय में हम लोग डिफाइन करेंगे और इन्हीं सबों के आधार पर इनका जो भी जीवन का जो अर्थ है वो इन्हीं 6 पे आधारित है। जिसमें पहला है सामाजिक परिवर्तन, जिसमें हम लोग ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और निरपेक्षीकरण को पढ़ेंगे।
दूसरा है धर्म और समाज, तीसरा है गांव का अध्ययन और चौथा है जाति पर दृष्टिकोण और पांचवा है प्रभु जाति। प्रभु जाति पर इन्होंने, रामपुरा के प्रभु जाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। यहाँ पे मैंने आप लोग को लिखा है कि आप लोग देख सकते हैं कि भारत के समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों के लिए सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चिंतन रहा है शुरू से। यह केवल 1950 के पहले के समाजशास्त्रियों के लिए ही नहीं, अपितु 1950 के बाद समाजशास्त्रियों के लिए भी सत्य है। श्रीनिवास ने बृहद स्तर पर कई विश्लेषण किए थे जिनका प्रभाव स्थानीय स्तर पर पड़ा था। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और निरपेक्षीकरण की प्रक्रियाओं को उन्होंने सूक्ष्म स्तर पर लागू करके देखा था। श्रीनिवास अपने सूक्ष्म आनुभविक अध्ययनों के आधार पर ग्रामों के अध्ययन पर वापस लौटे और ग्राम में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया। फिर उन्होंने धर्म और समाज के विषय में बताया था, जिसमें रिलीजियन एंड सोसाइटी अमांग कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया के अध्ययन को श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को विकसित करते हुए कहा था। धर्म और समाज में इन्होंने ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है उसको विकसित करने के लिए इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक परिवर्तन को समझाने के लिए अंतर के रूप में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं के साथ साथ पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया को भी देखा। उन्होंने परिवर्तन के संदर्भों को इन दोनों अवधारणाओं के साथ क्रमबद्ध तरीके से जोड़ दिया था। तो मैंने सब लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। फिर इन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां, आदिवासी अथवा अन्य समूह विशेष से द्विज जातियों की प्रथाओं, संस्कारों, विश्वासों, विचारधाराओं और जीवन शैलियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती है। फिर श्रीनिवास ने जो गांव को भारतीय समाज और सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब मानते हैं, और इन्होंने ये जो है वो भारतीय समाज को सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब मानते हैं और भारतीय सभ्यता के तत्वों को सुरक्षित रखे हुए हैं। और भारतीय समाजशास्त्रियों की पहली पीढ़ी में श्रीनिवास अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। G.S. घुर्ये, रामकृष्ण मुखर्जी, N.K. बोस इत्यादि लोगों में इन लोग की श्रेणी में ये आते हैं। फिर इन्होंने सामाजिक परिवर्तन में इन्होंने जो बताया, उसके बाद धर्म और समाज, फिर इनका आया था ग्राम का अध्ययन। ग्राम का अध्ययन इन्होंने किया कि धर्म और जाति के बाद श्रीनिवास के अध्ययनों का तीसरा केंद्र था। इसकी जो प्रणाली थी, धर्म और जाति के बाद यह तीसरा केंद्र उनका ग्राम था। इसकी 1945 में उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन से प्राप्त की थी। ऑक्सफोर्ड से लौटकर मैसूर के गांव रामपुरा को उन्होंने अपने अध्ययन के लिए चुना था। इसी अध्ययन में से प्रभु जाति की अवधारणा विकसित हुई थी। 1976 में उन्होंने अपनी पुस्तक रिमेम्बर्ड विलेज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की चर्चा की थी। वे लिखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद तकनीकी प्रगति ने रामपुरा गांव के जीवन को परिवर्तित किया है। तकनीकी परिवर्तन के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तन भी हुए हैं। श्रीनिवास का जो उद्देश्य था वो भारतीय समाज को समझना था। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज को समझना था। उनके अनुसार भारतीय समाज यथार्थ में जाति समाज है। भारत में धर्म, जाति और गांव का उन्होंने अध्ययन किया था। इवांस प्रिचार्ड का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ये जाति व्यवस्था के दुर्गुणों की चर्चा भी उन्होंने की थी, जिनको हटाना वे सामाजिक परिवर्तन को अध्ययन में करने के लिए वैकल्पिक अध्ययनों की आवश्यकता मानते थे। लेकिन इसका दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी और हिंदू धर्म और परंपराओं का था। संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रोत्साहन देने के चक्कर में वे हिंदू के सीमांत समूहों को भूल गए। इसीलिए उनके लिए भारतीय परंपराएं वे हैं जो जातियों और गांव में प्रतिबिंबित होती हैं। हिंदूवादी परंपराएं थी पर निरपेक्ष नहीं थे। 1993 में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने लिखा कि भारत को एक नए दर्शन की आवश्यकता है जिससे आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक संकट से मुक्ति पाई जा सके। संस्कृतिकरण और प्रभु जाति की अवधारणा उन्होंने
उन्हें जो है वो राष्ट्रवाद के करीब ले जाती है। दोषी 2003 यह मानते हैं कि जाति व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली परंपराएं बेमानी है, क्योंकि संविधान ने संपूर्ण जाति व्यवस्था को ही नकार दिया था। श्रीनिवास ने हिंदू समाज और संस्कृति के विश्लेषण के साथ गैर हिंदू समुदायों की भी चर्चा की, जो हिंदुओं के साथ निरंतर क्रियारत और आमने सामने थे। यदि हम इस पर विचार करें तो भारत की जटिल सांस्कृतिक विचारधाराओं को नहीं समझा जा सकता है। तो ये उनका 1993 में, हाँ, ये चीज़ मैंने अभी आप लोग को बताया है। फिर श्रीनिवास ने जाति को एक विभाजनकारी व्यवस्था मानते हैं। प्रत्येक जाति उपजातियों में विभाजित है जिनके आधार है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि श्रीनिवास जाति को एक विभाजनकारी व्यवस्था भी मानते हैं। तो इसके जो इसके 5 प्रकार हैं इसके, जिसमें पहला है अंतर्विवाह, दूसरा है जिसके सदस्य एक ही व्यवसाय में है, तीसरा है सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन की समानता, और चौथा है जिसके सदस्य एक ही प्रकार की व्यवस्था मानते हैं, पांचवा है जिसके सदस्य एक ही प्रकार की व्यवस्था अर्थात पंचायत व्यवस्था से संचालित होते हैं। फिर उन्होंने उपजातियों के इन तत्वों के अतिरिक्त अन्य लक्षण भी महत्वपूर्ण है। उपजातियों के ये जो जितने एलिमेंट्स हैं इनके बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट है, वो है श्रेणीबद्धता। श्रेणीबद्धता के अनुसार जो जाति व्यवस्था जाति मतलब श्रेणीबद्धता जो है वो जाति व्यवस्था के लिए प्राथमिक है। इसमें वंशानुगत आधार पर बने इन समूहों का श्रेणी दर श्रेणी आधार ढाल दिया जाता है इसमें। फिर दूसरा था इनका व्यवसायिक विभेद। व्यवसायिक विभेद में इनके अनुसार जाति कुछ नहीं बल्कि क्रमबद्ध रूप से व्यवसायिक विभेदीकरण है। इन्होंने माना कि मतलब जाति मतलब कुछ भी नहीं, जाति जो है वो व्यवसायों के आधार पर जातियों को विभक्त किया गया है, जैसे कि लोहार, सुनार, कुम्हार, तेली, ऐसे करके इनके जातियों को विभक्त कर दिया गया। फिर प्रतिबंध है। प्रतिबंध मीन्स आपस में मिलने जुलने, वेशभूषा, संवाद, प्रथाओं के संबंध में भी जातियों में भेदभाव पाया जाता था। भोजन की भी अपनी श्रेणियाँ हैं और भोजन स्वीकार करने का भी निषेधात्मक आधार था। फिर अशुद्धता था, जैसे बड़ी जाति, उच्च जाति, नीच जाति, छोटी जाति, ये सारी चीज़ें जो समाज में फैली हुई थी, इसके विषय पर भी उन्होंने बताया। फिर इन्होंने बताया कि जाति पंचायतें तथा जाति सभाएं, जैसे जाति पंचायत और जाति सभाएं वो हर गांव में पाई जाती हैं। जाति जो वृद्ध व्यक्ति जाति के लोगों के आचरण पर नियंत्रण रखते हैं और सामूहिक रूप से वे निर्णय करते हैं। जाति का प्रत्येक सदस्य इन वृद्ध लोगों के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। फिर इन्होंने संस्कृतिकरण पर थोड़ा सा बताया। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर जाति को शुद्धता तथा अशुद्धता के आधार पर इन्होंने विभाजन किया, वहीं गांव के अपने अध्ययन पर श्रीनिवास ने यह देखा कि किस प्रकार जाति श्रेणीबद्धता में अपना स्थान बदलने के लिए अन्य जातियां जो उसके संदर्भ में है उसके सांस्कृतिक आदतों को स्वीकार कर इस प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। ठीक है। और उसके बाद से हम इनके प्रभु जाति, जो इन्होंने प्रभु जाति पर अध्ययन किया था, उसके विचारों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जाति के अतिरिक्त श्रीनिवास ने परंपराओं की अभिव्यक्ति पर भी अपने को केंद्रित किया। ग्राम रामपुरा के अध्ययन के शोध पत्रों में उन्होंने इसका सबसे पहले उल्लेख किया था। श्रीनिवास के ये तत्व किसी जाति को प्रभु जाति का दर्जा देने में सक्षम है, जिसमें खेती योग्य बहुतायत जमीन का स्वामित्व होना, संख्या की अधिकता, स्थानीय श्रेणीबद्धता में उच्च स्थान, पाश्चात्य शिक्षा, प्रशासन में नौकरियां, आय की नगरीय स्रोत, ये 6 चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने ये प्रभु जाति के ग्राम के अध्ययन पर इन्होंने फिर इन सारे तत्वों में 3 अति इम्पॉर्टेंट है कि जनसंख्या शक्ति होनी चाहिए, भूमि पर अधिकार के कारण अर्थ शक्ति भी होनी चाहिए और उसके बाद से राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए। ये 3 आधार है। उसके बाद मैसूर में रामपुरा गांव के अध्ययन को हम उदाहरण के रूप में मान सकते हैं कि गांव में कई जातियां, ब्राह्मण, कृषक तथा अस्पृश्य जातियां सांस्कारिक दृष्टि से कृषक जातियां ब्राह्मणों से निम्न मानी जाती हैं। ठीक है।
अब इनकी आलोचनाएँ क्या की गई थी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें किया। पहले इन्होंने धर्म और समाज का अध्ययन किया, फिर इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के विषय में इन्होंने अध्ययन किया, और इन दोनों के बाद इन्होंने ग्राम का अध्ययन किया, और बहुत सारे अपने थिंकिंग को भी इन्होंने रखा कि इनकी इनकी क्या है। फिर इसकी आलोचना की गई। तो आलोचना इनके जीवन श्रीनिवास के जीवन का एक लक्ष्य था भारतीय समाज को समझना। ठीक है, उनके अनुसार ये भारतीय परंपराएं वे हैं जो जाति और गांव में प्रचलित हैं। उनकी दृष्टि में निरपेक्ष नहीं हिंदूवादी परंपराएं ही भारतीय परंपराएं हैं। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने देखा कि एक और जहाँ संस्कृतिकरण, इन्होंने मतलब कहा कि एक और संस्कृतिकरण में जाति संरचना पर उन्होंने बल दिया, और उन्होंने पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया को देश में सीमित आकार का माना, बिना दोनों के एक दूसरे से संबंधित किए इनको समझा नहीं जा सकता है। फिर इन्होंने 1956 में श्रीनिवास ने पाश्चात्यकरण की अवधारणा को विकसित की। उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश राज ने देश के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आधारों को प्रवेश करा दिया था। उसके बाद से जो ब्रिटिश द्वारा भारत छोड़ने के बाद भी ये चिन्ह मिटे नहीं थे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी इन तत्वों का विस्तार ही हुआ था। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक विद्वान भी इन प्रक्रियाओं के बारे में नहीं जानते थे। जो कुछ भी उन्होंने स्वीकार किया वह उनके द्वारा स्वीकृत मूल्य प्राथमिकताओं, सैद्धांतिक रचनाओं और शोध में उनके द्वारा स्वीकृत स्वरूप सम्मिलित था। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने पहले ऐतिहासिक विशिष्ट आधार पर और दूसरा संदर्भात्मक आधार पर दो तरह से इस चीज़ को बताया। टीके वो किसी एक पर नहीं थे। उन्होंने ग्राम का अध्ययन किया, उसके विषय में भी उन्होंने बताया। फिर इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है उसके विषय में हम यहाँ पे देखते हैं, शायद मैंने लिखा हुआ है क्या, हाँ, यहाँ पे निष्कर्ष हम देखते हैं कि भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय समाज को समझने के लिए उनका प्रस्ताव कि क्षेत्र मंतव्य पुस्तक, जिसमें कुर्ग का अध्ययन किया गया, के लिए क्षेत्रीय कार्य में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित है। यह उन जटिल अंतर संबंधों का भी वर्णन है जो कुर्ग समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच था। ये इनके वो जो भी इनका उद्देश्य था, उपागम पद्धति, जो सारी चीज़ें वो है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने बोला था कि मैं दूंगी आप लोग को, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया है मुझसे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास जो है, इनका पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य है, पहला। दूसरा, इनका 16 नवंबर 1916 को मैसूर के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, फिर ये तीसरा 30 नवंबर 1999 को बंगलोर में इनका निधन हुआ। एजुकेशन में इन्होंने एमए, एलएलबी और पीएचडी मुंबई विश्वविद्यालय से किया, और डी.फिल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से किया। महाराज सायाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने। उसके बाद से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के पहले सीनियर फेलो थे। ये सब चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। जी.एस. घुरिया के विद्यार्थी भी थे। फिर एम.एन. श्रीनिवास को प्रोफेसर बनना पसंद था, और जीवन भर वे रहे भी। अपनी बातों को समझाने के लिए इन्होंने 2 आधारों का चयन किया, पुस्तक दृष्टि और क्षेत्र दृष्टि। इन्होंने सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में गाँव का अध्ययन किया। फिर रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक में श्रीनिवास हिंदू धर्म को समझना चाहते थे। फिर श्रीनिवास गांव को भारतीय समाज और सभ्यता का सूक्ष्म प्रतिबिंब मानते थे। उसके बाद से 1940 और 42 में उन्होंने कुर्ग का एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र पर कार्य किया था। उसके बाद इन्होंने ग्राम के अध्ययन के समय प्रभु जाति का भी अध्ययन किया। फिर धर्म और जाति के अध्ययन के बाद इन्होंने ग्राम का अध्ययन किया था। फिर देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें इन्होंने ज़्यादातर भारतीय समाज और संस्कृति, धर्म, गांव, समुदाय और जाति और सामाजिक परिवर्तन पर ही अपनी रचनाओं को दिया था। जिसमें पहला है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942। दूसरा है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग कुर्ग
ऑफ साउथ इंडिया 1952। तीसरा है इनका इंडियाज़ विलेज 1955। चौथा है इनका कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एस्से 1962। पांचवा है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। द रिमेंबर्ड विलेज 1976। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर 1980। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एस्से 1987। द कॉविशिव रोल ऑफ संस्कृतिलाइजेशन 1989। अन लिविंग इन रिवोल्यूशन एंड अदर ऐसे 1992। विलेज कास्ट एंड जेंडर एंड मेथड 1996। इंडियन सोसाइटी थ्रो पर्सनल राइटिंग्स 1996। और इनका जो 13 है सम रिफ्लेक्शंस ऑफ डोवरी 1984। और द इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स इन द स्टडी ऑफ कल्चर्स 1984। ये जो लेख हैं वो भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डालते हैं। इनकी ये जो दो रचनाएं हैं इनकी, ये सम रिफ्लेक्शन ऑन डावरी और द इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स स्टडी ऑफ कल्चर्स, ये सभी लेख जो है वो सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश, भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डालते हैं। फिर इन्होंने विशिष्ट अवधारणाओं के विषय में बात किया। तो जो इनकी विशिष्ट अवधारणाएं थी वो प्रभु जाति पर थी, संस्कृतिकरण पर थी, ब्राह्मणीकरण, पाश्चात्यकरण, निरपेक्षीकरण। और इनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे थे इनके भारतीय समाज एवं संस्कृति, दूसरा था धर्म और समाज, तीसरा था ग्राम का अध्ययन, चौथा था अंतर्जातीय संबंध, पांचवा था सामाजिक परिवर्तन। और इसके बाद से श्रीनिवास जाति को एक विभाजनकारी व्यवस्था मानते थे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। और मैंने आप लोग को ये एम.एन. श्रीनिवास पर भी वीडियो दे दिया है। इसके बाद से इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं बी.आर. अम्बेडकर और हाँ, बी.आर. अम्बेडकर पर मैं आप लोग को वीडियो दूंगी इसके बाद से। तो मैं अभी सिर्फ फर्स्ट पेपर के जितने भी हमारे राइटर्स हैं उन मतलब जो भी हमारे समाजशास्त्री हैं उनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, और उनके जो भी नोट्स हो सकता है मैं खुद बना रही हूँ, आप लोग को दे रही हूँ, और आगे भी देती रहूँगी। सो गाइज़, मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दूंगी। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, और जो हो सके अगर इसमें कुछ आप लोग को गलत दिखे या जो भी चीज़ें, उसे कमेंट कीजिए, उसे बताइए, समझाइए, और अगर मेरी कुछ हेल्प हो सके तो प्लीज़ आप लोग भी करने की कोशिश कीजिए। सो बाय बाय।